गांव के आखिरी छोर पर बनी वो टूटी फूटी झोपड़ी जहां हर सुबह भूख से ज्यादा बेबसी जागती थी, यहीं रहता था रोहन अपने माँ बाप के साथ। रोहन का परिवार इतना गरीब था कि सपने देखने का हक भी उन्हें उधार जैसा लगता था। उसके पिता हरिदास और माँ कमला दोनों राजा सूर्यवंश के महल में नौकर थे। राजा सूर्यवंश का दिल शैतान से भी काला था। महल के भीतर कदम रखते ही हर नौकर की रीढ़ सीधी नहीं बल्कि डर से झुकी रहती थी। राजा सूर्यवंश के लिए नौकर इंसान नहीं, चलती फिरती चीजें थे। गलती की कोई माफी नहीं और सजा भी इतनी बेरहम कि आत्मा कांप जाए। रोहन की माँ कमला शांत संस्कारी औरत थी। हर दिन रसोई में रानियों के लिए खाना बनाती। उस दिन कमला से बस एक छोटी सी गलती हो गई। राजकुमारी के भोजन में मिर्च थोड़ी ज्यादा पड़ गई। बस इतनी सी बात थी। राजकुमारी ने जैसे ही पहला कौर लिया, उसकी आंखों से आंसू छलक आए। ये क्या है, आग उगल रही है ये सब्जी। महल में सन्नाटा छा गया। कमला कांपती हुई सामने आई। माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, गलती से। पर बात पूरी भी नहीं हो पाई। राजा सूर्यवंश सिंहासन से उठा। उसकी आंखों में हैवानियत थी। गलती, गलती का मतलब पता है तुझे? उसने सिपाहियों को देखा। इसे आंगन में बांध दो। महल का आंगन, जहां आज तक कई चीखें दफन हो चुकी थी। कमला को खंबे से बांध दिया गया। रोहन महल के कोने में छुपा सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 1 2 3। हर कोड़ा कमला की पीठ पर नहीं, रोहन के दिल पर पड़ रहा था। पीठ लाल ही नहीं, कच्चा मांस भी दिखने लगा। खून बहने लगा। कमला की चीखें, बेटा रोहन। रोहन के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी मुट्ठियां भींच गई। 99 100। कमला बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा ने बेरुखी से कहा, इसे बाहर फेंक दो। उस पल रोहन के अंदर कुछ मर गया और कुछ जन्म ले गया। उसने अपनी माँ के खून से सनी पीठ को देखा और मन ही मन कसम खाई, राजा सूर्यवंश, एक दिन तुझे मेरे पैरों में झुकना पड़ेगा। ये 100 कोड़े मैं सूद समेत वापस लूंगा। कमला जब होश में आई तो चारों ओर अंधेरा था। झोपड़ी के भीतर बदबू, दर्द और सन्नाटा तीनों एक साथ थे। उसकी पीठ जल रही थी, जैसे किसी ने अंगारों से गोद दिया हो। हरिदास उसकी पीठ पर हल्दी लगा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। कमला बोल, कुछ तो बोल। कमला के होंठ हिले। रोहन, मेरा रोहन कहाँ है? रोहन झोपड़ी के बाहर बैठा था, घुटनों में सिर छिपाए। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि आंसू से पहले नफरत जन्म ले चुकी थी। हर बार जब माँ कराहती, रोहन का दिल चाकू की तरह कटता। वो अंदर आया। माँ, उसने धीमे से कहा। कमला ने किसी तरह आंखें खोली। खून से सनी पीठ के बावजूद उसके चेहरे पर ममता थी। बेटा, राजा से नफरत मत करना। रोहन की आंखों में आग जल उठी। माँ, उसने आपको मारा। कमला ने कमजोर हाथ से रोहन का चेहरा छुआ। बेटा, नफरत इंसान को अंदर से मार देती है। लेकिन रोहन बदल चुका था। वो अब वही बच्चा नहीं था जो राजा के डर से सिर झुका लेता था। उस रात रोहन सोया नहीं। वो माँ की हर कराह सुनता रहा और हर सांस के साथ उसके भीतर बदले की आग गहराती रही। सुबह गांव के कुछ लोग आए। कोई बोला, अरे हरिदास, राजा से पंगा मत लिया करो। कोई फुसफुसाया, गलती तो औरत की ही थी। ये सुनकर रोहन के कानों में खून उतर आया। उसे समझ आ गया, इस दुनिया में गरीब की कोई सुनवाई नहीं। कमला की पीठ में इन्फेक्शन फैलने लगा। बुखार, कांपती सांसें और दर्द से नीली पड़ती उंगलियां। एक वैद्य बोला, अगर अच्छे इलाज का इंतजाम ना हुआ तो जिंदगी खतरे में है। हरिदास की आंखों में आंसू थे। मैं क्या करूं, मैं तो राजा का नौकर हूं। उसी रात रोहन ने अपनी माँ के पास बैठकर कहा, माँ, मैं जा रहा हूं। कमला चौंक गई और बोली, कहाँ बेटा? इस गांव से, इस गरीबी से और राजा के डर से दूर। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। मत जा बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती।
रोहन ने पहली बार माँ के सामने सिर झुकाया। माँ, अगर मैं आज नहीं गया तो सारी उम्र झुका रहूंगा। कमला ने कांपते हाथ से रोहन के सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, लेकिन इंसान बनकर लौटना, हैवान बनकर नहीं। रोहन की आंखें भर आई। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। सुबह होने से पहले रोहन चुपचाप झोपड़ी से निकला। पीछे मुड़कर देखा, माँ की कराहें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने जमीन से मिट्टी उठाई। इस मिट्टी में मेरी माँ का खून मिला है, मैं लौटूंगा हिसाब लेने। और वो चला गया अनजान रास्तों की ओर। रोहन जब गांव से निकला तो उसके पास ना पैसा था, ना सहारा, और ना ही कोई पहचान। बस था तो सीने में जलता बदला और आंखों में माँ की लहूलुहान पीठ का दृश्य। शहर बहुत बड़ा था, पर रोहन के लिए उतना ही बेरहम था। पहली सुबह वो एक चाय की दुकान के बाहर बैठा था। दुकानदार ने उसे देखा। ऐ लड़के, यहाँ मत बैठ, ग्राहक भाग जाएंगे। रोहन उठ गया। दोपहर तक भूख से पेट ऐंठने लगा। एक ढाबे पर गया, काम चाहिए, उसने धीरे से कहा। मालिक ने ऊपर से नीचे देखा। कोई काम नहीं है यहाँ, कूड़ा उठाने वाले पहले से हैं, और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। शाम तक रोहन ने कई जगह कोशिश की, हर जगह एक ही जवाब, पढ़ाई, अनुभव, पहचान। और जब कुछ नहीं मिला तो ताने। ऐसे शक्ल वाले चोर ही बनते हैं। रोहन के अंदर कुछ टूटने लगा, लेकिन उसी टूटन में कुछ और सख्त भी हो रहा था। रोहन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक ठेले से सूखी रोटी उठाई। ठेले वाला चिल्लाया, चोरी करता है। ये सुन लोग इकट्ठा हो गए। तभी कोई बोला, मारो इसे। रोहन की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। उसे माँ की बात याद आई, इंसान बनकर लौटना। उसने रोटी जमीन पर रख दी और चुपचाप चला गया। रेलवे स्टेशन के पास एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में बैठा था। उसकी आंखें तेज थी। उसने रोहन को बुलाया। भूखा है ना? रोहन ने सिर हिलाया। बूढ़े ने अपनी आधी रोटी उसकी ओर बढ़ाई। गरीबी शर्म नहीं होती, हिम्मत हारना होता है। रोहन पहली बार किसी अजनबी के सामने रो पड़ा। उस बूढ़े का नाम था शिवनारायण। वो कभी एक बड़े आदमी का मैनेजर रह चुका था। अब सब कुछ लुट चुका था। उसने रोहन की आंखों में देखा। तेरे अंदर आ गए लड़के, किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है तुझ पर। रोहन ने सब बता दिया। मेरी माँ 100 कोड़े राजा सूर्यवंश। शिवनारायण चुप रहा, फिर बोला, अगर सच में बदला चाहता है तो ताकत चाहिए, और ताकत सिर्फ गुस्से से नहीं आती। शिवनारायण ने रोहन को एक पुराने गोदाम में काम दिलवाया। काम मुश्किल था, बोरियां उठाना, दिन रात मेहनत, लेकिन रोहन नहीं रुका। हर रात माँ की सिसकियां उसे फिर खड़ा कर देती। कुछ महीनों में रोहन का शरीर बदलने लगा। कमजोरी की जगह मजबूती आ गई, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिमाग तेज हो रहा था। वो चुपचाप सब देखता, सब सीखता। शिवनारायण अक्सर कहता, याद रख, असली बदला तलवार से नहीं, दिमाग से लिया जाता है। एक रात शिवनारायण ने कहा, राजा सूर्यवंश साधारण आदमी नहीं है। उसके पीछे सत्ता है, पैसा है और काले कागज हैं। रोहन ने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, तभी तो उसे गिराना है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। गोदाम की जिंदगी ने रोहन के शरीर को मजबूत और मन को पत्थर बना दिया था, लेकिन बदला अभी दूर था। एक रात जब रोहन काम से लौट रहा था, तो उसने देखा गोदाम के बाहर एक आदमी खड़ा था। काले कपड़े, गंभीर चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। उसने सीधे रोहन को देखा। तू वही है ना जिसकी माँ को 100 कोड़े पड़े थे? रोहन चौंक गया। आप कौन है? आदमी मुस्कुराया। नाम जरूरी नहीं, सच जरूरी है। राजा सूर्यवंश का सच, उस आदमी ने कहा। राजा सूर्यवंश सिर्फ जालिम नहीं है, वो अपराधी है। रोहन की सांस रुक गई। क्या मतलब? आदमी धीरे बोला। जमीनों पर कब्जा, गरीबों की तस्करी और कई मौतें जो आज तक हादसा कहलाती रही। रोहन की मुट्ठियां कस गई। तो उसे सजा क्यों नहीं मिली? आदमी की आंखों में कड़वाहट थी, क्योंकि सत्ता उसके साथ है। उसने अपना नाम बताया, किशोर सिंह,
जो कभी एक ईमानदार अफसर थे, जिसे राजा सूर्यवंश ने झूठे केस में फंसाकर सब कुछ छीन लिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई और तेरी माँ की पीठ। उसकी आवाज भर्रा गई। किशोर ने कहा, अगर सच में राजा को घुटनों पर लाना है तो तुझे सिर्फ ताकत नहीं, रणनीति चाहिए। मैं तुझे सिखाऊंगा खुद को बनाना और दुश्मन को तोड़ना। रोहन ने बिना सोचे कहा, मुझे सब सीखना है। अगले कई महीनों तक सुबह शरीर की ट्रेनिंग, दोपहर में पढ़ाई, कानून, पैसे की समझ, रात में दिमाग की खेल, चुप रहना, इंतजार करना। किशोर कहता, जो जल्दी गुस्सा होता है वही पहले मरता है। रोहन सीख रहा था चुप रहकर वार करना। एक दिन हरिदास का खत आया। माँ की हालत अब भी नाजुक थी। खत पढ़ते ही रोहन की आंखें भीग गईं। किशोर ने पत्र पढ़ा और कहा, समय आ रहा है रोहन, लेकिन अभी नहीं। उसी समय खबर आई, राजा सूर्यवंश ने एक नौकर को सिर्फ शक की वजह से पिटवा दिया। रोहन ने पहली बार किशोर के सामने कहा, अब बस। किशोर ने गंभीरता से देखा, अब खेल शुरू होगा। किशोर ने रोहन को एक नया नाम दिया, आरव। राजा को रोहन नहीं, आरव गिराएगा। रोहन ने आईने में खुद को देखा। अब वो वही डरा हुआ लड़का नहीं था। सालों बाद उसी इलाके में फिर से हलचल थी। राजा सूर्यवंश के किले में आज बड़ा जश्न था, राजकुमारी के जन्मदिन का। महल को रोशनी से नहला दिया गया था, लेकिन उन दीवारों के भीतर अभी भी चीखें दबी हुई थी। भीड़ में एक साधारण कपड़ों वाला युवक चुपचाप अंदर दाखिल हुआ। चेहरा शांत, आंखें सतर्क, ये आरव था। कोई नहीं जानता था कि यही रोहन है, जिसकी माँ की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए गए थे। आरव को किशोर ने पहले ही समझा दिया था, महल में सबसे सुरक्षित वही होता है जो सबसे छोटा दिखे। आरव ने खुद को एक अस्थायी कर्मचारी बताकर रसोई में काम पकड़ लिया। विडंबना देखिए, उसी रसोई में जहां उसकी माँ को कोड़े पड़े थे। रसोई का हर कोना रोहन की यादों से भरा था। उस खंबे को देखकर उसकी उंगलियां कांप गई, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, आज बदला नहीं, आज जानकारी। रात को आरव ने देखा, महल के तहखाने में कुछ नौकरों को जंजीरों में बांध कर रखा गया था। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने ज़्यादा सवाल पूछ लिए थे। एक बूढ़ा नौकर बुदबुदाया, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। बेटा, आरव की नसें तन गईं। आरव ने तहखाने की दीवार में छुपा एक पुराना संदूक देखा। अंदर से जमीनों के फर्जी कागज, मारे गए नौकरों की सूची और राजा के हस्ताक्षर। यही वो सबूत था जो किशोर सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन उसी समय राजा सूर्यवंश का प्रधान सिपाही वहां पर आ पहुंचा। तू यहाँ क्या कर रहा है? आरव ने पल भर में दिमाग लगाया। हुजूर, राजकुमारी के लिए खाना मंगवाया गया था। सिपाही ने घूर कर देखा और चला गया। आरव ने संदूक से कुछ कागज निकाले और बाकी वैसे ही रख दिए। ये पहला वार था, छोटा लेकिन सीधा दिल पर। अगली सुबह राजा सूर्यवंश अजीब तरह से परेशान था। कोई मेरे तहखाने में गया है, उसकी आवाज में डर था पहली बार। महल से निकलते समय आरव ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन कहा, राजा सूर्यवंश, अब खेल शुरू हो चुका है। 100 कोड़ों का हिसाब अब कागजों से खून तक जाएगा। महल में अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। राजा सूर्यवंश रात रात भर सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार लगता जैसे कोई उसकी छाया के पीछे खड़ा हो। राजा ने प्रधान सिपाही को बुलाया। महल के हर नौकर पर नजर रखी जाए। उसने दांत पीसते हुए कहा, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। ये आदेश आरव के कानों तक पहुंच चुका था। किशोर की चेतावनी गूंज उठी, जैसे जैसे तू करीब जाएगा खतरा उतना ही बढ़ेगा। उसी रात आरव को गांव से संदेश मिला। उसकी माँ कमला की हालत फिर बिगड़ गई थी। बुखार तेज था। खत के आखिरी शब्द आरव के दिल को चीर गए। अगर रोहन आ जाए तो शायद मेरी आंखें चैन से बंद हो। आरव पहली बार किशोर के सामने बैठकर रोया। मैंने बदले के चक्कर में माँ को अकेला छोड़ दिया। किशोर ने उसका कंधा थामा। याद रख, अगर आज तू रुका तो कल कोई और कमला इसी तरह तड़पेगी। आरव ने आंसू पोंछे। मैं रुकूंगा नहीं।
अगले दिन रसोई में काम करते वक्त एक बूढ़ी दासी आरव को घूरने लगी। तू हरिदास का बेटा है ना? आरव का दिल धड़कना भूल गया। नहीं, उसने खुद को संभाला, लेकिन दासी की आंखों में यकीन था। तेरी आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। शाम तक ये बात राजा सूर्यवंश तक पहुंच गई। राजा ने फाइल मंगवाई। हरिदास, कमला और उनका बेटा रोहन। राजा के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। तो शेर का बच्चा वापस आ गया है। उसी रात आरव ने दूसरा वार किया। उसने गुप्त रूप से राजा की काली कमाई के दस्तावेज शहर के एक बड़े व्यापारी तक पहुंचाए। अगली सुबह राजा की कई जमीनों पर सरकारी जांच बैठ गई। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने गुस्से में एक नौकर को थप्पड़ मार दिया। ये सब उसी लड़के का काम है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रात को आरव छत पर खड़ा था। आसमान की ओर देखते हुए उसने फुसफुसाया, माँ बस थोड़ा इंतजार और आपका बेटा अब पीछे नहीं हटेगा। महल के गलियारों में अब डर नहीं, सन्नाटा था। राजा सूर्यवंश समझ चुका था, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। राजा ने ऐलान करवाया, आज रात महल में सब नौकर इकट्ठा होंगे। जो सच्चा है वही बचेगा। ये सीधा संदेश था। आरव समझ गया, अब छुपने का समय खत्म हो रहा है। दरबार में सब नौकर कतार में खड़े थे। राजा सिंहासन पर बैठा और उसकी आंखें एक एक चेहरे को चीरती हुई आरव पर आकर रुक गईं। तू? राजा धीरे बोला, तेरी आंखें मैंने कहीं देखी है। आरव ने सीधे राजा की आंखों में देखा। पहली बार बिना डर के। हाँ, उसने शांत आवाज में कहा। आपने देखी है मेरी आंखें? दरबार में सन्नाटा टूट गया। मैं रोहन हूँ, आरव बोला। हरिदास और कमला का बेटा। उसी कमला का जिसकी पीठ आपने 100 कोड़ों से छलनी कर दी थी। राजा की आंखें फैल गईं। कुछ सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। राजा गरजा, पकड़ लो इसे, लेकिन खेल पलट चुका था। तभी दरबार के दरवाजे खुले। सरकारी अधिकारी, जांच दल और मीडिया सब अंदर आ गए। किशोर सिंह आगे बढ़ा। राजा सूर्यवंश, उसने ऊंची आवाज में कहा, आप पर जमीन कब्जा, गरीबों पर अत्याचार और हत्या के आरोप हैं। राजा के पैरों से जमीन खिसक गई। ये झूठ है, राजा चिल्लाया। तभी आरव ने कागज सामने रखे। ये रहे सबूत। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसी क्षण दरबार के बाहर एक कराहती आवाज आई, रोहन। सबने मुड़कर देखा। कमला कमजोर शरीर लाठी के सहारे आई। आरव दौड़कर माँ के पैरों में बैठ गया। माँ। कमला ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। मेरा बेटा इंसान बनकर लौटा है। कमला ने राजा की ओर देखा। राजा, आपने मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारे थे। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। लेकिन मेरे बेटे ने आपको मेरे पैरों में नहीं, सच के सामने झुकाया है। राजा की आंखें झुक गईं। दरबार में अब कोई शोर नहीं था, बस सच खड़ा था और झूठ झुका हुआ। सरकारी अधिकारी आगे बढ़े। राजा सूर्यवंश, मुख्य अधिकारी ने कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। सिपाहियों ने राजा की तलवार छीन ली। वही राजा जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज अपने ही दरबार में अकेला खड़ा था। उसने आखिरी बार रोहन की ओर देखा। तो बदला लेने आया था? रोहन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं हिसाब लेने आया था। राजा को बाहर ले जाया जा रहा था। तभी एक अधिकारी बोला, इसके अपराधों की सजा कठोर होगी। भीड़ में कोई चिल्लाया, इसे भी 100 कोड़े मारो। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रोहन पर थी। रोहन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बस गहराई थी। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मेरी माँ को 100 कोड़े पड़े थे क्योंकि वो गरीब थी। अगर आज राजा को भी 100 कोड़े पड़े तो हम में और उसमें क्या ही फर्क रह जाएगा। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। कमला ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरी पीठ के घाव आज भी दर्द करते हैं। सबका दिल भर आया, लेकिन आज मुझे दर्द नहीं, सुकून है। उसने राजा की ओर देखा। तूने मुझे मारा पर मेरे बेटे को इंसान बना दिया। अदालत ने फैसला सुनाया। राजा सूर्यवंश की सारी संपत्ति जब्त, उम्र कैद की सजा और उसके नाम से हर उपाधि छीनी गई।
जिस इंसान ने दूसरों को पैरों में रौंदा, आज वो कानून के सामने झुक चुका था। कुछ महीनों बाद रोहन अपनी माँ और पिता के साथ नई जिंदगी में था, एक छोटा सा घर पर सम्मान से भरा हुआ। माँ अब भी पीठ के घाव सहलाती पर आंखों में डर नहीं था। एक शाम रोहन माँ के पास बैठा। माँ, क्या आपको अब भी दर्द होता है? कमला मुस्कुराई। घाव का दर्द नहीं बेटा, बस यादें चुभती हैं। रोहन ने माँ का हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ माँ, अब किसी की माँ की पीठ पर कोड़े नहीं पड़ेंगे। कमला ने आसमान की ओर देखा। भगवान, आज इंसाफ जिंदा है। असली बदला जुल्म दोहराना नहीं, बल्कि जुल्म को हमेशा के लिए खत्म करना है। राजा सूर्यवंश तो गिर गया, लेकिन सवाल ये था, क्या जुल्म सिर्फ एक आदमी से मरता है? अब महल अस्पताल बन चुका था, लेकिन उसी जमीन पर नया जहर उगने लगा है। एक दिन राजा सूर्यवंश का बेटा वीर सूर्यवंश विदेश से लौटता है। वो खुले जुल्म में विश्वास नहीं करता, वो कानून को ही हथियार बनाता है। रोहन अब अकेला नहीं, लेकिन उसके सामने अब भी पूरी व्यवस्था खड़ी है। महल की दीवारों पर अब भगवान की तस्वीरें नहीं थी, अब वहाँ अस्पताल के बोर्ड लगे थे। लोग कहते, ये वही जगह है जहाँ कभी कोड़े पड़ते थे। रोहन हर सुबह अस्पताल के बरामदे से लोगों को अंदर जाते देखता। बीमार, डरे हुए, उम्मीद से भरे। वो सोचता, न्याय मिल गया, लेकिन डर अभी जिंदा है। उसी दिन एयरपोर्ट पर एक काली गाड़ी रुकी। एक युवक उतरा, शांत मुस्कान, ठंडी आंखें। उसका नाम था वीर सूर्यवंश। उसने मोबाइल पर खबर पढ़ी, राजा सूर्यवंश उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उसके होंठ हिले, अब मेरी बारी है। अगले ही हफ्ते रोहन के खिलाफ एक नोटिस आया, भ्रष्टाचार का आरोप। सब चौंक गए। रोहन ने कागज पढ़ा और समझ गया, जुल्म वापस आ चुका है, बस तरीका बदल गया है। कमला ने पूछा, क्या हमने गलत किया? रोहन ने माँ का हाथ थाम लिया। नहीं माँ, अब हम और मजबूत होंगे। रोहन के हाथ में कानूनी नोटिस कांप रहा था। शब्द बहुत सभ्य थे, लेकिन अर्थ जहर से भरा था। आप पर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। कमला ने कागज पढ़ा। उसकी आंखें भर आई। बेटा, क्या अब भी गरीब ही दोषी रहेगा? रोहन ने गहरी सांस ली। माँ, अब लड़ाई बदली है, लेकिन डर वही है। दूसरी ओर एक आलीशान बंगले में वीर सूर्यवंश बैठा था। दीवारों पर विदेशी डिग्रियां टंगी थी, कानून, अर्थशास्त्र, प्रबंधन। उसने अपने वकील से कहा, पिता ने डर से राज किया और मैं नियमों से करूंगा। उसकी मुस्कान शांत थी, पर आंखें निर्दयी। रोहन को जेल नहीं चाहिए, उसे बदनाम करना है। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थी। न्याय के नायक पर भ्रष्टाचार का साया। क्या सच छुपा था? लोग वही थे, पर नजरें बदल गई। कल तक जो सलाम करते थे, आज सवाल करने लगे। रोहन को सबसे ज्यादा यही चुभा। डर से नहीं, शक से दूरियां बनती हैं। उसी शाम अस्पताल में एक युवती आई, साधारण कपड़े पर, आंखों में तेज चमक थी। मैं अनन्या हूँ, पत्रकार। रोहन सतर्क हो गया। अनन्या ने सीधा सवाल किया, क्या आप सच में दोषी हैं? कमला ने रोहन की ओर देखा। रोहन ने कहा, नहीं। अनन्या ने डायरी बंद की। तो फिर मैं सच ढूंढूंगी। अनन्या ने फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे एक बात अजीब लगी, जिन खातों में गड़बड़ी दिखाई जा रही थी, उन पर रोहन के हस्ताक्षर थे ही नहीं, लेकिन किसी ने डिजिटल सिस्टम में छेड़छाड़ की थी। अनन्या ने मन ही मन कहा, ये साजिश है। उसी दौरान सरकारी जांच टीम आई। रोहन से पूछताछ हुई। सवाल कानूनी थे, लेकिन लहजा अपमानजनक। एक अधिकारी बोला, आप जैसे लोग हीरो बनने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। रोहन की मुट्ठी भींच गई। उसे माँ की पीठ याद आई, लेकिन वो चुप रहा। रात को कमला बोली, अगर ये सब फिर से सहना पड़े तो क्या हम गलत थे? रोहन ने माँ के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, अगर हम गलत होते तो जुल्म आज भी जिंदा रहता। माँ, सच की कीमत हमेशा भारी होती है। वीर सूर्यवंश ने अगला दांव चला। अस्पताल की फंडिंग रोक दी गई। मशीनें बंद होने लगी। मरीज परेशान होने लगे। लोगों ने रोहन को दोष देना शुरू किया। अगर वो ना होता तो ये सब नहीं होता। वीर ने टीवी पर बयान दिया, मैं सिर्फ कानून का पालन चाहता हूँ। एक पुराने कंप्यूटर ऑपरेटर ने अनन्या से चुपचाप कहा,
मैडम, डेटा रात में बदला गया था और आदेश ऊपर था, बहुत ऊपर से। अनन्या की आंखों में चमक आ गई। अनन्या ने रोहन से कहा, अब ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ेंगे। रोहन ने पहली बार थोड़ा सुकून महसूस किया। दूर कहीं वीर सूर्यवंश खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने कहा, खेल शुरू हुआ है और इस बार मैं हारूंगा नहीं। रात के ठीक 2 बजे थे। रोहन की नींद मोबाइल की तेज घंटी से टूटी। दूसरी ओर अनन्या की घबराई हुई आवाज थी, रोहन, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। रोहन तुरंत बैठ गया। तुम कहाँ हो? ऑफिस से निकल रही हूँ, पर 2 गाड़ियां लगातार मेरे पीछे हैं। रोहन का दिल जोर से धड़क उठा। उसे पहली बार साफ महसूस हुआ, ये लड़ाई अब सिर्फ कागजों की नहीं रही। दूसरी तरफ वीर सूर्यवंश शांत बैठा था। उसके सामने एक फाइल खुली थी। अनन्या शर्मा, खोजी पत्रकार। उसने ठंडी आवाज में कहा, उसे डराना है, मारना नहीं। डर के बाद कलम अपने आप रुक जाती है। उसके चेहरे पर ना क्रोध था, ना जल्दबाजी, बस नियंत्रण था। अनन्या ने गाड़ी तेज की। पीछे वाली गाड़ी और करीब आ गई। अचानक एक बाइक सामने आकर रुकी। अनन्या ने जोर से ब्रेक लगाया। एक आदमी उतरा, उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ सवाल ना पूछे जाएं तो जिंदगी लंबी रहती है। ये बोलकर वो चला गया। अनन्या के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। अनन्या ने सब बताया। कमला ने सुनते ही कहा, बस करो बेटा, अब और मत लड़ो। रोहन ने माँ के पैर छुए। माँ, अगर आज हम रुके तो कल कोई और। अनन्या खामोश कर दी जाएगी। कमला की आंखें भर आई। उसने कहा, तो फिर डर के साथ लड़ो, पर झुको मत। अनन्या ने एक भरोसेमंद आईटी एक्सपर्ट से मुलाकात की। उसने सिस्टम खंगाला और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। डेटा बदला गया था, लॉक्स मिटाए गए थे और आईपी एड्रेस एक बड़ी लॉ फर्म से जुड़ा था। वही लॉ फर्म जिसके मालिक थे वीर सूर्यवंश। अनन्या ने गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ शक नहीं, सबूत है। उसी दिन रोहन को सम्मन मिला, पूछताछ के लिए। मीडिया बाहर खड़ा था, कैमरे चमक रहे थे। एक रिपोर्टर चिल्लाया, क्या आप जेल जाने वाले हैं? रोहन रुका। उसने कैमरे की ओर देखा। अगर सच के लिए जेल जाना पड़े तो वो भी एक सम्मान है। भीड़ सन्न रह गई। टीवी पर रोहन का बयान चल रहा था। वीर सूर्यवंश ने रिमोट जोर से फेंका। ये आदमी डरता क्यों नहीं? उसके सलाहकार ने कहा, क्योंकि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। वीर की आंखों में पहली बार बेचैनी दिखी। अगली रात अनन्या के घर की बिजली काट दी गई। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। अनन्या ने मोबाइल उठाया। रोहन को कॉल किया, लेकिन कॉल कट गई। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। अनन्या ने खिड़की से छलांग लगाई और पड़ोसी के घर भागी। उस रात वो बच गई, लेकिन संदेश साफ था, अब अगली चेतावनी नहीं होगी। कमला को सब पता चला। वो बहुत देर तक चुप बैठी रही, फिर बोली, रोहन, अगर तुझे कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगी। रोहन ने माँ को गले लगाया। माँ, अगर हम डर गए तो जुल्म जीता रहेगा। कमला ने आंखें बंद की, तो भगवान तेरे साथ है। अनन्या ने सारे डिजिटल सबूत 3 जगह सुरक्षित कर दिए। एक पेन ड्राइव उसने रोहन को दी। अगर मुझे कुछ हो जाए। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा तुमको। दूर कहीं वीर सूर्यवंश खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके होंठों से एक वाक्य निकला, अब ये लड़ाई मेरे हाथ से निकल रही है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रोहन के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलिए। कमला समझ गई। उसने रोहन की ओर देखा। आंखों में डर नहीं, बस वही पुराना सवाल, क्या फिर वही दोहराया जाएगा? रोहन ने दरवाजा खोला तो देखा पुलिस सामने खड़ी थी। रोहन कुमार, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ियां ठंडी थी, पर यादें जलती हुई। कमला आगे बढ़ी। उसने पुलिस से नहीं, अपने बेटे से कहा, सीधे खड़े रहना। रोहन ने सिर हिलाया। जब उसे ले जाया जा रहा था, कमला ने ऊंची आवाज में कहा, ये अपराधी नहीं, सच बोलने वाला बेटा है। आसपास खड़े लोग चुप थे, लेकिन कई आंखों में शर्म थी। थाने के बाहर कैमरों की भीड़ थी। सवाल तीरों की तरह चल रहे थे। क्या ये सब नाटक था? क्या आप भी भ्रष्ट निकले? रोहन ने एक ही जवाब दिया, सच कभी थाने से डरता नहीं। वो क्लिप कुछ ही घंटों में हर चैनल पर चलने लगी। उसी समय वीर सूर्यवंश एक बंद कमरे में अपने वकीलों के साथ बैठा था। टेबल पर अनन्या के सबूतों की लिस्ट थी।
वीर ने कहा। अगर ये अदालत तक पहुंचे तो मैं फंस जाऊंगा। एक वकील बोला। तो इन्हें अदालत तक पहुंचने ही मत दीजिए। वीर की आंखें चमकी। कल सुबह एक नई जनहित याचिका आएगी जिसमें रोहन को देशद्रोही बताया जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। इधर अनन्या छुपी हुई थी। उसने तय किया अब आधा सच नहीं, पूरा सच एक साथ बाहर आएगा। उसने एक लाइव डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। कैमरे ऑन हुए। अनन्या बोली, अगर आज मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लीजिएगा कि सच सही था। उसने डिजिटल सबूत स्क्रीन पर डाल दिए। आईपी लॉक्स लॉ फर्म के निर्देश, वीर सूर्यवंश के ईमेल। पूरा देश सन्न रह गया। उसी दोपहर रोहन को अदालत में पेश किया गया। जज के चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन तभी अनन्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चली। जज ने स्क्रीन की ओर देखा। हर सबूत धीरे धीरे साफ होता गया। जज ने हथौड़ा बजाया। रोहन को तुरंत जमानत दी जाए। भीड़ में पहली बार तालियां बजी। वीर ने टीवी देखा। उसका हाथ कांप रहा था। ये लड़की पहली बार। उसकी आवाज में डर था। उसने फोन उठाया। सब मिटा दो। दूसरी ओर से जवाब आया। अब देर हो चुकी है सर। रोहन बाहर आया। कमला भीड़ में खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली। रोहन ने कहा, माँ आज फिर बच गए। कमला ने मुस्कुराकर कहा, बच नहीं बेटा, आज हम सब और मजबूत हो गए। दूर कहीं सूर्यवंश अपने खाली बंगले में अकेले बैठा था। दीवार पर पिता की तस्वीर थी। उसने धीरे से कहा, पापा आपने गलत सिखाया था, लेकिन अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था। अदालत के बाहर आज फिर भीड़ थी, लेकिन इस बार चेहरों पर उत्सुकता नहीं, उम्मीद थी। लोग फुसफुसा रहे थे, आज फैसला होगा, आज असली सच सामने आएगा। रोहन सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता भी थी। कमला उसके बगल में थी। पीठ का दर्द अब भी था, पर सिर सीधा था। एक माँ ऐसे खड़ी थी जिसने डर को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अचानक काले रंग की गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला। वीर सूर्यवंश सफेद शर्ट में उतरा। अब ना सूट था, ना आत्मविश्वास की वो चमक। सीबीआई अधिकारी आगे आए। वीर सूर्यवंश, आपको डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़, झूठे आरोप, गवाहों को धमकाने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ियां कसी। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अब डर क्यों लग रहा है? वीर ने सिर झुका लिया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज ने फाइलें पलटी। एक एक कर सबूत रखे गए। अनन्या की डिजिटल जांच, आईटी विशेषज्ञ की रिपोर्ट, धमकी भरे कॉल रिकॉर्ड और रोहन के खिलाफ रची गई साजिश। जज ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे वीर सूर्यवंश? वीर खड़ा हुआ। उसकी आवाज पहली बार भरी हुई थी। मैंने अपने पिता की गलती सुधारना चाही थी। अनन्या उठी। नहीं, आपने गलती नहीं सुधारी, आपने उसे सभ्य भाषा में दोहराया। पूरा कोर्ट सन्न था। जज ने रोहन को बुलाया। रोहन कटघरे में आया। आप क्या चाहते हैं? जज ने पूछा। रोहन ने शांत स्वर में कहा, सजा नहीं, न्याय का उदाहरण, ताकि अगली बार कोई वीर सूर्यवंश ये न समझे कि कानून उसका हथियार है। जज ने हथौड़ा उठाया। वीर सूर्यवंश दोषी हैं, झूठे आरोप लगाने में, डिजिटल अपराध में, न्याय प्रक्रिया को बाधित करने में और सत्ता के दुरुपयोग। 15 साल की सश्रम कैद, सारी अवैध संपत्ति जब्त, लॉ फर्म बंद और महल अस्पताल को राष्ट्रीय न्याय एवं पुनर्वास केंद्र घोषित किया गया। हथौड़ा बजा। न्याय स्थायी हो गया। कोर्ट के बाहर अनन्या को घेर लिया गया। आपको डर नहीं लगा? अनन्या मुस्कुराई। डर लगा था, लेकिन चुप रहना ज्यादा खतरनाक था। उसकी रिपोर्ट देश भर में पढ़ी गई। वो सिर्फ पत्रकार नहीं, सच की आवाज बन गई। कमला ने अदालत की सीढ़ियों पर रुककर आसमान देखा। आज तेरी माँ की पीठ पूरी तरह सीधी हो गई। रोहन ने माँ का हाथ थामा। ये आपकी जीत है माँ। कमला ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, ये उन सब की जीत है जो बोल नहीं पाए। कुछ महीनों बाद रोहन को राजनीति में आने का प्रस्ताव मिला। बड़ी कुर्सी, बड़ा नाम। कमला ने पूछा, क्या करेगा? रोहन ने मना कर दिया। मैं कुर्सी नहीं, प्रणाली बदलना चाहता हूँ। उसने न्याय सहायता संगठन शुरू किया, गरीबों के लिए, डरे हुओं के लिए, चुप कराए गए लोगों के लिए। महल अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा था, यहाँ कभी कोड़े पड़ते थे, आज यहाँ इंसाफ मिलता है। एक बच्चा रोहन से बोला, भैया अगर कोई बहुत ताकतवर हो तो क्या उसे भी सजा मिलती है? रोहन झुका। अगर कोई सवाल पूछने वाला हो तो हाँ। जुल्म का वंश नाम से नहीं, डर से चलता है, और जिस दिन डर टूटता है उसी दिन न्याय जन्म लेता है। आशा करती हूँ
आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।